नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा-जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना, इस समय स्टूडियो में मौजूद और मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए आज फोन पर मौजूद रहेंगे मलय नीरव ऑनलाइन। मलय, स्वागत आपका। धन्यवाद नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। खबर, दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाइंग टीमों की घोषणा की। पोलैंड में होने वाली विश्व रिले चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम ने नाम वापस लिया और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल सहित कई खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। शुरुआत आईपीएल क्रिकेट से। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। मैच अब से कुछ देर बाद यानी 7:30 बजे शुरू होगा। अंक तालिका पर नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल दूसरे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर तीसरे स्थान पर है। खबरों पर इस पे हम चर्चा करेंगे मलय से, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं दोनों टीमों का एनालिसिस क्या कहता है। रिपोर्ट रवि की। आज खेले जाने वाले मैच की दोनों ही टीमों ने इस सीजन में 5 में से 4 मैच जीते हैं। वहीं शानदार फॉर्म में चल रहे दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के पास आईपीएल में 1000 रन पूरे करने का मौका है। वे इस मुकाम से सिर्फ 8 रन दूर हैं। शाह ने अब तक 43 मैच में 142.73 के स्ट्राइक रेट से 992 रन बनाए हैं। रिकॉर्ड की बात की जाए तो बेंगलुरु की टीम दिल्ली से मजबूत दिख रही है। दोनों के बीच अब तक कुल 26 मैच हुए हैं। इसमें से बेंगलुरु ने 15 और दिल्ली ने 11 मैच जीते हैं। दोनों टीमें इस सीजन में अहमदाबाद में अपना पहला मैच खेलेंगी। भारत में कोरोना के फैले जाल का असर इन दोनों टीमों पर भी पड़ा है। दोनों टीम के कुछ अहम खिलाड़ी बायो बबल छोड़कर अपने अपने घर वापस लौट चुके हैं। इसमें आरसीबी के एडम जंपा और केन रिचर्डसन और दिल्ली के मुख्य स्पिनर रविचंद्रन अश्विन शामिल हैं। दोनों टीमों का मेन स्ट्रेंथ उनकी ओपनिंग जोड़ी है। दिल्ली के लिए शिखर धवन और शाह, जबकि बेंगलुरु के लिए विराट और देवदत्त पड्डिकल टॉप फॉर्म में हैं। मिडिल ऑर्डर में स्टीव स्मिथ, पंत और स्टोइनिस की मौजूदगी से बैटिंग लाइनअप मजबूत दिख रही है। लोअर ऑर्डर में ललित यादव और अक्षर पटेल भी बैटिंग कर सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो अमित मिश्रा टीम के लिए अहम होंगे। वहीं युवा भारतीय तेज गेंदबाज आवेश खान ने भी काफी प्रभावित किया है। बेंगलुरु टीम की बात करें तो पहले 4 मैच में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और एक तरफा अंदाज में मैच जीते। टीम के पास फायर पावर की कमी नहीं है। ओपनिंग में पड्डिकल और विराट शानदार फॉर्म में हैं। विराट पड्डिकल के बाद मिडिल ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स जैसे बैट्समैन हैं। निचले क्रम में बैटिंग ऑर्डर को मजबूत करने के लिए डेनियल क्रिश्चियन की जगह डेनियल सैम्स को टीम में शामिल किया जा सकता है। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और पर्पल कैप हासिल कर चुके हर्षल पटेल संभालेंगे। हर्षल ने अब तक 5 मैच में 15 विकेट लिए हैं। उन्होंने डेथ ओवर में शानदार बॉलिंग की है। स्पिनर की कमान युजवेंद्र चहल संभालेंगे। धवन के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी शानदार है। चहल ने धवन को आईपीएल में 3 बार आउट किया है। ऐसे में दिल्ली टीम अक्षर को डिविलियर्स के सामने गेंदबाजी करा सकती है। रवि कपूर, स्पोर्ट्स स्कैन। मलय, आज का मैच जो है दोनों टीमों के बीच बहुत ही शानदार मैच होने की उम्मीद है। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो एक मैच जीत कर आ रही है, वो भी सुपर ओवर में, और दूसरी टीम जो है एक हार के साथ आ रही है। क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ जो दिल्ली कैपिटल के लिए अहमदाबाद का जो मोटेरा ग्राउंड है, ये कुछ अलग तरह की पिच मिलेगी, अलग तरह की परिस्थितियां हैं। और जिस प्रकार से आज पंत ने जीता है टॉस और अब फैसला किया है कि वो पहले गेंदबाजी करेंगे, बहुत ही सोचा समझा हुआ फैसला, क्योंकि पंत ने खुद ही कहा कि ऐसा लगता है कि विकेट थोड़ी ड्राई है और इसलिए जब तक ओस नहीं पड़ती तब तक हम इसका फायदा उठाना चाहते हैं। उधर कोहली ने भी कहा कि यहाँ ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि पूरे गेम में, पिछले पूरे गेम में 7-8 ओवर के तक वहां पर काफी ड्यू थी। तो इस तरह से देखिए कि जो स्थिति अभी है उसमें दिल्ली कैपिटल ने हालांकि पिछला मैच जीता था, लेकिन वो उनके कप्तान उस समय इस बात से खुश नहीं थे कि सुपर ओवर तक ये मैच गया। तो फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसमें ऐसा लगता है, अगर आप देखें बिल्कुल कागजी तौर पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि बैंगलोर का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन दिल्ली कैपिटल एक बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में यहाँ पे उभरेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि पावर प्ले में कैपिटल का जो रन रेट है, रनों का औसत है, वो इस सीजन का सेकंड बेस्ट 8.4 है।
तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके जो ओपोनेंट्स हैं, जो इसमें प्रतिद्वंदी हैं, बैंगलोर की टीम जो है वही एकमात्र इनसे आगे अभी तक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कांटे की टक्कर यहाँ होने की संभावना है। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो रॉयल चैलेंजर्स की ओर से वॉशिंगटन सुंदर एक बहुत ही अहम भूमिका यहाँ उनको निभानी होगी। और उनको उनके लिए शिखर धवन जब उनके सामने होंगे तो धवन के लिए वो बड़ी चुनौती खड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि अगर अभी तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो धवन के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड उनका रहा है। 41 गेंदों में उन्होंने 33 रन ही दिए हैं और कोई डिसमिसल उनको अभी तक तो विकेट उनके हाथ में धवन की नहीं आई है। मगर इस प्रकार से अगर हम नजर डालते हैं तो आप देखिए, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में था कि केन रिचर्डसन और एडम जंपा ये दोनों बाहर हो चुके हैं। अश्विन के परिवार में भी जो कोविड-19 के कारण उनके परिवार के सदस्य काफी परेशान थे, वो भी जा चुके हैं। अभी तक जो स्थिति है उसमें ये नहीं लगता कि दो अनइक्वल्स के बीच में ये मुकाबला है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो रॉयल चैलेंजर्स हैं उनके पास वो ताकत है, वो शक्ति है, जो उसका प्रदर्शन उन्होंने किया है और ये भी दिखा दिया है कि अब विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के जैसे खिलाड़ियों पर भी ही उनकी टीम निर्भर नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो दिल्ली कैपिटल अभी पूरी ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ वापसी की कोशिश करेगी और चाहेगी कि जो उसने जीतने का सिलसिला शुरू किया है वो आगे भी जारी रहे, क्योंकि जो जीत होती है वो बहुत आत्मविश्वास बढ़ाती है। लेकिन सुपर ओवर में जो जीत होती है, वो जीत हुई है, वो मेरे ख्याल से सुपर ओवर तक मैच को ले जाने की जरूरत नहीं थी। मगर फिर से मैं कहूंगा कि चेन्नई में जो परिस्थितियां थीं वो अहमदाबाद में नहीं है। और शिखर धवन के बारे में भी ये कहना होगा कि बहुत ही अच्छा उन्होंने अभी तक प्रदर्शन किया है। जी मले दोनों ही टीम जो है वो अपने ओपनर यानी सलामी बल्लेबाजों पर निर्भर है। यहाँ पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की जोड़ी है और वहाँ विराट कोहली और देवदत्त पड्डीकल की जोड़ी है। अगर दोनों ही जोड़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं तो एक रन रेट जो है और जो रन है वो करीब 180 के आसपास पहुंच जाते हैं। मले बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और मैं खासकर यहाँ बात करना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए देवदत्त पड्डीकल की। बहुत ही मजबूत खिलाड़ी, आतिशी पारियां उन्होंने खेली है। और अगर हम पिछले आईपीएल से आज तुलना करें तो पिछले साल जब आईपीएल हुआ था तो उन्होंने आंकड़े बताते हैं कि लगभग स्पिन खेलते वक्त हर 9वें गेंद पर उन्होंने एक चौका जड़ा था। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस बार हर चौथी गेंद से थोड़ा पहले ही वो एक चौका जड़ दे रहे हैं। तो ये जो आक्रामक पड्डीकल यहाँ पे हैं, उनसे और जो उन्होंने एक रणनीति अपनी बनाई है, जो अटैकिंग गेम उन्होंने अपने टैक्टिक्स का एक हिस्सा बनाया है, ये हमेशा तो नहीं चलता इस प्रकार से, लेकिन ये सामने जो गेंदबाज होता है उसके लिए कई चुनौतियां खड़ी कर देता है। और उधर हम अगर देखें तो दोनों तरफ, जैसा आपने कहा, सलामी जोड़ी शानदार है और इस शानदार जोड़ी से उम्मीद रहेगी कि बहुत बढ़िया एक नींव तैयार करे, एक बेस तैयार करे और उसके बाद उसको लोग आगे ले जाएं। क्योंकि कोहली ने जो सलामी बल्लेबाज की भूमिका में बहुत अच्छा खेलना शुरू किया था और उसके बाद पड्डीकल उनका साथ देंगे, उधर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि एक अच्छी नींव अगर तैयार हो जाती है तो उसके बाद ये जो होगा एक काफी बड़ा स्कोर वाला मैच हो सकता है। जी मले बहुत संक्षेप में कंपैरिजन करेंगे अगर अमित मिश्रा का और हर्षल पटेल, क्या कहेंगे? देखिए, अमित मिश्रा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और बहुत घातक साबित हो रहे हैं। उनकी गेंदों की घातकता को देख के लगता है कि ये व्यक्ति जिसको हमेशा भारतीय टीम में एक तरह से क्या कहेंगे, बेंच पर बिठा कर रखा गया जब उनके हे डेज थे, जब एकदम अपनी चरम पर थे, वो आज इतना बढ़िया खेल रहे हैं और
थोड़ी देर के लिए तो एक समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जो नेट में गेंद डाली तो बाल बचे थे। पर्टिकल उनको चोट लगने वाली थी और वो इंजर्ड हो जाते तो दिक्कत ही हो जाती। लेकिन मेरे ख्याल से हम एक बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कोरोना का साया जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग पर भी नजर आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आईपीएल में खेल रहे खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि टूर्नामेंट के समाप्त होने के बाद खिलाड़ियों को उनके घर सही सलामत पहुंचाया जाएगा। आईपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमांग अमीन ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से आईपीएल में खेल रहे सभी खिलाड़ियों को, चाहे वो भारतीय हों चाहे वो विदेशी खिलाड़ी हों, उनको भरोसा दिलाया कि टूर्नामेंट के बाद खिलाड़ियों को सही सलामत उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। मलय आईपीएल पर भी कोरोना का असर जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है, चाहे हम भारतीय खिलाड़ियों की बात करें चाहे विदेशी खिलाड़ियों की बात करें। देखिए, कोरोना का कहर तो जो भारत में अभी बरपाया जा रहा है इस वायरस द्वारा, इस बीमारी द्वारा, उससे हम सब परिचित हैं। और जाहिर सी बात है कि जब खिलाड़ी जो खेलता है, खासकर विदेशी खिलाड़ी, बहुत चिंता में रहता है। और अब ये हुआ है कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत से आने वाली फ्लाइट पे प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है प्रतिबंध, 15 मई तक के प्रतिबंध जारी रहेगा। तो अनिश्चितता की जो स्थिति है वो खिलाड़ी पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालती है। और इसे देखते हुए बीसीसीआई ने बहुत सही फैसला किया है और इसको बताया है कि देखिए, पहुंचवाने की आपको घर तक सही सलामत जिम्मेदारी हमारी है। तो एक बहुत बड़ा बोझ दिमाग से खिलाड़ियों के उतर जाएगा। तो खिलाड़ी जो आईपीएल में खेल रहा है उसको अगर चिंता मुक्त नहीं रखा जाएगा तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वो अपना नहीं कर पाएगा। तो आईपीएल का जो पूरा उद्देश्य है उसी पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसे देखते हुए ये जो फैसला है ये बहुत सही फैसला है और मेरे ख्याल से इससे बहुत निश्चिंतता की स्थिति आएगी खिलाड़ियों में, खासकर विदेश के जो खिलाड़ी हैं उनके बीच। और मलय वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोरोना वैक्सीन लगाने का जो फैसला है वो भी खिलाड़ियों पर छोड़ दिया है कि हालांकि देश में 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी उम्र के लोगों को टीका लगवाना होगा, है ना मलय? जी बिल्कुल जी। उसने कहा है बीसीसीआई ने कि आपके ऊपर है, आप लगवाना चाहिए तो लगवाइए, नहीं लगवाना चाहिए तो मत लगवाइए। ये भी उसी मनोवैज्ञानिक दबाव को दूर रखने का एक तरीका है, रणनीति का एक हिस्सा है। जी। और अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाइंग क्रिकेट टीमों की कल घोषणा की। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अगले साल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जाएगा। सुनते हैं सिद्धार्थ की रिपोर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट को पहली बार और पुरुष क्रिकेट को दूसरी बार शामिल किया जा रहा है। इससे पहले 1998 में कुआलालंपुर में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुष क्रिकेट को शामिल किया गया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की टीम विजेता बनी थी। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 2020 टूर्नामेंट के लिए 8 टीमों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीम शामिल है। इन टीमों ने 1 अप्रैल 2021 को आईसीसी महिला 2020 टीम रैंकिंग में टॉप 8 में रहते हुए क्वालिफाई किया है। मेजबान होने के नाते इंग्लैंड की महिला टीम ने सीधे ही टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में क्रिकेट के सभी मैच इंग्लैंड के एजबेस्टन मैदान पर खेले जाएंगे। 11 दिनों तक चलने वाले बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 72 देशों के करीब 4,500 एथलीट्स भाग लेंगे। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन। मलय अगले वर्ष ये एक और इतिहास बनने जा रहा है जब महिला जो टीम है, क्रिकेट टीम है, वो भी कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा बन जाएगी। बिल्कुल। और यहाँ पे ये बता दूं कि जहां तक वेस्ट इंडीज जो टीम है उसका सवाल है, तो यहाँ पे जो कैरिबियाई देश हैं उनके बीच आपस में मुकाबला होगा और जो सर्वश्रेष्ठ जिस देश की सर्वश्रेष्ठ टीम होगी वहीं के खिलाड़ी इसमें खेलेंगे। तो इस प्रकार से ये एक ऐसा खेल है, देखिए क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कॉमनवेल्थ के देशों में खेला जाता है, वहीं ये पला बढ़ा है ऐसा कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जब कॉमनवेल्थ गेम्स में और राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट आएगा और क्रिकेट खेला जाएगा, महिला क्रिकेट खासकर 2020 क्रिकेट, तो ये एक समझिए कि ऐतिहासिक क्षण होगा। लेकिन इसके जो परिणाम हैं, दूरगामी परिणाम, उन पर अगर हम नजर डालें तो ये है कि ओलंपिक में क्रिकेट को लाने के लिए जो एक मुहिम चल रही है, जिसमें शुरू में बहुत सारी अड़चनें थी, बड़े क्रिकेट बोर्ड उसका विरोध कर रहे थे, उसमें एक बहुत
एक नया मोड़ आया है और उस मोड़ की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है राष्ट्रमंडल खेलों का, क्योंकि जैसे जैसे बात हो रही है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया जाए, इसके लिए जो आईसीसी की बैठक हुई है और उसमें जो फैसला किया गया है, मैं जरा सा उसके बारे में आपको बता देता हूं कि 2023 में जो नया क्रिकेटिंग कैलेंडर बनेगा और वो कैलेंडर जो बनाया जा रहा है उसमें ये ईसीबी और बीसीसीआई दोनों ने इस बात के लिए हामी भरी है कि हाँ, उसमें इसका स्कोप रखा जाए कि ओलंपिक्स में शायद 2028 में नहीं तो 2032 में ये जरूर शामिल हो। तो इसके दूरगामी परिणाम यही हैं जिन पर हमें नजर रखनी होगी, क्योंकि और कहा जा रहा है कि अब 10 ओवर T10 फॉर्मेट में शायद ओलंपिक्स में क्रिकेट को लाया जाए। तो ये जो राष्ट्रमंडल खेलों में एक आप कह सकते हैं कि एक प्रयोग के तौर पर जो क्रिकेट को शामिल किया गया, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि ओलंपिक में भी क्रिकेट को जगह मिले। और इसके लिए जो पहले दिक्कतें थी, जिस प्रकार से कई लोग इसका विरोध करते, बीसीसीआई विरोध कर रही थी, उसमें भी विरोध के स्वर थोड़े ढीले पड़े हैं, कम हो गए हैं और ये इस बात की स्वीकार्यता बढ़ी है। लोग कह रहे हैं कि हाँ, इसको शामिल करना चाहिए। तो उसी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है नवीन। जी मलय। और अब बात विश्व महिला रिले की। भारत की महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने पोलैंड में अगले महीने होने वाले विश्व रिले से अपना नाम वापस ले लिया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ हालांकि पुरुषों की 4x400 मीटर और महिलाओं के 4x100 मीटर रिले टीम को पोलैंड भेजेगा। भारतीय एथलेटिक महासंघ ने इस महीने 4x400 मीटर रिले टीम के लिए 6 एथलीटों की घोषणा की थी। इसमें एमआर पोवम्मा, सुहबा वेंकटेश, किरण, अंजलि देवी, आर रेवती, वीके विस्मया और जिस्ना मैथ्यू शामिल हैं। महासंघ ने बताया कि टीम पूरी तरह से फिट नहीं है और टीम की सबसे तेज धावक अंजलि देवी को मार्च में चोट लग गई थी और इस वजह से वो अब तक उबर नहीं पाई हैं। 1 और 2 मई को चोर्चो में आयोजित होने वाला वर्ल्ड रिले टोक्यो ओलंपिक के साथ साथ अमेरिका के ओरेगन में 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है। भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक इसे मलय कह सकते हैं कि भारतीय टीम इसमें शामिल नहीं हो रही, महिला टीम। खासकर ओलंपिक खेलों की तैयारी, टोक्यो ओलंपिक की तैयारी को एक झटका लगेगा, क्योंकि एक एथलीट ने ही बताया है कि 3 जो प्रमुख धाविकाएं हैं वो फिट नहीं है, वो अनफिट हैं और उनकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसको देखते हुए दूसरा कुछ हो नहीं सकता था। जो 1 और 2 मई को शारजाह में जो खेला जाना है, जो प्रतियोगिता होनी है, उसमें भारत को बाहर होना पड़ा। और जो एक और बात है कि जो राष्ट्रीय भारतीय महिला रिले टीम की जो एक धाविका थी जिस्ना मैथ्यू, वो भी 400 मीटर रिले टीम से बाहर हो गई और मतलब उन्होंने अपने आप को अनुपलब्ध कर दिया और ऐसे में दूसरा कोई चारा नहीं था। तो जो 6 एथलीट शॉर्टलिस्टेड थे, उनमें से जब इस प्रकार से लोग बाहर हो गए तो ये संभव नहीं था। क्योंकि अगर आप देखें तो 2019 में जब दोहा में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी तो भारत की जो मिक्स टीम थी रिले की 4x400, वो उसमें क्वालिफाई हुई थी और इस बार ये उम्मीद लगाई जा रही है अब इसके बाद कि जो 100 मीटर की रिले टीम है महिलाओं की, वो इस बार वर्ल्ड रिलेज में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और जगह बनाएगी ओलंपिक में। जी मलय। और अब बात हॉकी की। हॉकी पर भी कोरोना का साया साफ नजर आ रहा है। टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के लिए महिला हॉकी टीम को झटका लगा है। कप्तान रानी रामपाल सहित 7 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा 2 सपोर्टिंग स्टाफ के सदस्यों को भी कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई है। भले अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा आज के इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और सभी खबरों पर अपनी विशेष राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर से हो रहा है। दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए क्वालिफाइंग टीमों की घोषणा कर दी है। पोलैंड में होने वाली विश्व रिले चैंपियनशिप से भारत की महिला टीम ने नाम वापस ले लिया है और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल सहित कई खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।